नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और उत्तराखंड से आज सुबह एक दुखद खबर सामने आई। और खबर तब आई जब प्रदेश के वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गैतोड़ी का निधन हो गया है। दिवंगत कैलाश गैतोड़ी पिछले काफी समय से कैंसर से बीमार चल रहे थे, जिसका लगातार उनका इलाज चल रहा था। पिछले कुछ समय पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी के आवास पर गए थे, जिसके बाद उनको एयरलिफ्ट कर देहरादून ले जाया गया, जहां मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इन दिनों कैलाश गैतोड़ी देहरादून यमुना कॉलोनी स्थित अपने सरकारी आवास में रह रहे थे, जहां आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। कैलाश गैतोड़ी मूल रूप से चंपावत के निवासी थे। इन दिनों उन्होंने काशीपुर में ही अपना आवास बना लिया था। वहीं उनके निधन के बाद सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया है। बेटा तू? सर मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को जानती है। और लंबी बीमारी के बाद आज अंतिम सांस ली है। कैलाश गैतोड़ी ने कैंसर से पीड़ित थे, देहरादून से उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह उनका निधन हो गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव पंडित जुड़ गए हैं। नहीं जानती मैं बेटा। माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है गौरव पंडित हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, स्वागत है आपका एएमपी नेटवर्क पर। गौरव जी, कैलाश गैतोड़ी जी का आज निधन हो गया है, बेहद दुखद खबर, मेरे को जानती है, आपकी प्रतिक्रिया? पहले तो मेरा नाम गौरव पांडे है, पूरा पंडित नहीं है जी। दूसरा गौरव तो पांडे आज बड़ा दुखद समाचार आया है। वन विकास निगम के हमारे पूर्व अध्यक्ष, वन विकास निगम के अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी जी का भी आज निधन हो गया है देहरादून में। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे और संघर्ष, जिंदगी भर संघर्ष में, एक जिसे कहते हैं बहुत ही साधारण, बहुत गरीब परिवार से उसके भारतीय जनता पार्टी में विधायक बने चंपावत से। उसके बाद उनकी इच्छा हुई, जब जैसे ही हमारे ये हुआ कि हमारे सीएम के लिए कौन अपनी जगह छोड़ेंगे, तो उन्होंने सबसे आगे आके मनोयोग के साथ बोला कि मैं चंपावत सीट, क्योंकि वो चाहते थे चंपावत का बहुत विकास हो और एक सीएम वहां से विधायक बने, उन्होंने वो सीट छोड़ी। बहुत ही दुखद अनुभव है। अभी शोकाकुल परिवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत संवेदनाएं हैं, बहुत मन में पीड़ा भी है। अभी सब लोग वहां जा रहे हैं। सीएम साहब की बात वहां पे हो गई है, सीएम साहब पहले भी उनसे मिलाए थे जी। और बड़ा दुख का घड़ी है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से सबको बोलें कि इस शोकाकुल समय में परिवार को बिल्कुल संवेदना दें, सांत्वना दें। बिल्कुल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो एक्स पर पोस्ट किया है, तो उन्होंने लिखा है कि ये केवल उनका जाना संगठन या प्रदेश के लिए क्षति नहीं है, ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति की तरह है। जी, मैंने आपको बताया कि मुझे वो याद है वो दिन, क्योंकि मैं चंपावत के उपचुनाव में काम करने गया था। इतने मिलनसार, इतने हंसमुख, कभी उन्होंने अपने चेहरे में झलकाया नहीं कि वो इतनी खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं। और मैंने पूरे चंपावत चुनाव में देखा कि किस तरीके से उन्होंने दिन रात अपनी सेहत की परवाह किए बिना चुनाव में काम किया। मैं क्योंकि खुद उस चुनाव में लगा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी के लिए वहां काम कर रहा था। मुझे बड़ा मन में खुद पीड़ा है, क्योंकि मैंने उस चुनाव में उनके साथ काम किया था। जी, वैसे तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन कैलाश गैतोड़ी का जाना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी क्षति और जनता के बीच में कितनी बड़ी क्षति? देखिए, कैलाश गैतोड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही रहे हैं। वो हमारे वन विकास निगम के महत्वपूर्ण पद पर अध्यक्ष थे, अभी तक अध्यक्ष थे। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उन्होंने चंपावत के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहे कि चंपावत एक मॉडल के तौर पर उभरे, उत्तराखंड पे मॉडल विधानसभा के तौर पे उभरे। उन्होंने रात दिन काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा, और भारतीय जनता परिवार के लिए बड़ा दुखद का अनुभव है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका गौरव जी, हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन
कैलाश कहतोड़ी जी का निधन बेहद दुखद की खबर। और इसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने लिखा कि कैलाश कहतोड़ी जी का जाना संगठन या प्रदेश का ही नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को हार रही है, जिसकी वजह से वो हार के कारण अब बहाना ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के सुरक्षा बल की होती है। कांग्रेस ने सुरक्षा बल पर सवाल उठाकर अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे अंगुली उठा रहे हैं। भाई जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और वो सील, उसकी जो सील खुलती है, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन सील खुलेगी और उसकी पहरेदारी के लिए जो सुरक्षा बल वहां पे काम कर रहे हैं उन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट और हार का एक सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा कारण है। और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ बौखलाहट है और झुंझलाहट है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव ने केदारनाथ का दौरा किया और एक बार फिर से केदारनाथ पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही साथ आगामी दिनों में गंगोत्री और यमुनोत्री में भी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि चारों धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा देखने के लिए मिलेगा। सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जो अधिकारी है जो इसको देखते हैं उसमें काम कर रहे हैं। गुप्त का सचिव पीडब्ल्यू के द्वारा देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, आप अवगत है कि हमने 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। 15 तारीख से लेकर 26 तारीख तक यानी 11 दिनों में ही ऑलमोस्ट 16,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर मैं केवल मई महीने की बात करूं, जिसमें कपाट 10 मई को खुल गए हैं, तो 10 मई से लेकर 31 मई तक यानी पहले मई के 21 दिनों में ही जब यात्रा शुरू हो जा रही है, तो उसमें 11.5 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उनका आना तय है। तो इस बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो जाने के कारण हम जो आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बड़ा आंकड़ा है, जिसमें तीर्थ यात्री चारों धाम को विजिट करेंगे। उसके मद्देनजर हमारे तरफ से जो भी कार्रवाई एसओपी के अंतर्गत की जानी है, जैसे पेयजल की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, पुलिस विभाग द्वारा जो व्यवस्था की जानी है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो व्यवस्था की जानी है, जिला प्रशासन द्वारा मैनेजमेंट, स्लॉट मैनेजमेंट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सभी विभागीय अधिकारी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार स्थलीय निरीक्षण के साथ ही समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने चारधाम की सड़कों की समीक्षा के साथ ही केदार और बद्रीनाथ धाम का स्थलीय निरीक्षण भी किया। स्थलीय निरीक्षण कर लौटे सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि 5 अप्रैल तक सभी मार्गों पर चल रहा काम पूर्ण कर लिया जाएगा। 5 मई उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले मार्ग का कार्य पूरा हो चुका है। चारधाम यात्रा जो है शुरू होने वाली बहुत जल्दी 10 तारीख को कपाट खुल रहे हैं और हम लोगों ने पहले से काफ़ी तैयारी की हुई है। जहाँ पे पिछले सालों में रोड खराब हुई थी या कहीं लैंडस्लाइड आया था, उस पर पूरा काम कर लिया गया है। केदारनाथ धाम की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें इश्यूज आ रहे थे,
तो मेरे द्वारा स्वयं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया गया था 1 महीने पहले लगभग, और उसमें एक 100 मीटर का स्ट्रेच था। जो कल जो मेरी बात हुई थी वो मालूम चला था जो फाइनल स्टेज पे चल रहा है। तो 5 तारीख हमारी डेडलाइन है कि 5 तारीख तक हम पूरा काम कर लेंगे। बाकी जो पोर्शन है उसको पूरा कराया चुका है। बद्रीनाथ की तरफ जो रोड है उसको भी पूरा काम हो चुका है। उसपे भी पीपल कोटी की तरफ पिछले साल बारिश ज़्यादा हुई थी तो कई जगह पर लैंडस्लाइड आए थे, मैंने स्वयं भी देखा था। तो उसमें 2-3 पॉइंट हैं जो हमारे कंसिडरेशन में हैं, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे इस साल दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा बहुत सारे लैंडस्लाइड के जो एरियाज़ हैं उनमें भारत सरकार से और राज्य सरकार से कई सारे हम लोगों ने ट्रीटमेंट सैंक्शन किए जिस पे काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको कि 75 मशीनें हैं जो राज्य सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा रूट पर लगाई जा रही हैं, जिससे कि कोई भी इवेंचुअलिटी में या कोई भी ऐसी स्थिति आए तो रोड बंद न हो, या अगर बंद होती है तो जल्दी से जल्दी हम लोग उसको खोल पाएँ, उसके लिए पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी तीर्थयात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी यात्रा आरामदायक हो, सुखद हो, इसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और प्रयास यही रहेगा हम लोगों का कि चारधाम यात्रा में किसी को कोई असुविधा न। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। चिकित्सा शिक्षक निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि प्रदेश के सभी 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास आउट चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में काफी संख्या में 4 यात्रा मार्गों में डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। यात्रा मार्गों पर इन डॉक्टर्स की तैनाती एक बड़ी पहल साबित होगी और इससे तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी। वर्तमान में वांडधारी 267 चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती दी गई और उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी 4 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से जितने भी जो है MBBS स्टूडेंट जो है जो पास हो जाते हैं और जो PG पास हो जाते हैं तो वो स्वास्थ्य विभाग में अगर जिनका बॉन्ड है तो वो हम उनको स्वास्थ्य विभाग को जो है दे देते हैं। तो जितना भी जो है साल का जो है बॉन्ड होता है तो वहाँ पर वो सेवा करते हैं। अभी हमने 267 MBBS डॉक्टर्स जो कि श्रीनगर से और दून से और हल्द्वानी से पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, वो 267 डॉक्टर्स हमने स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जब भी जो है कोई आवश्यकता होती है और जब भी हमारे यहाँ पर जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो पास होते हैं और जो भी बॉन्ड के अधीन होते हैं तो वो हम स्वास्थ्य विभाग में सेवा के लिए जो है उनको भेज देते हैं। इसके अलावा MDMS जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि हल्द्वानी में चल रहा है, दून में चल रहा है और श्रीनगर में भी चल रहा है, जो भी बॉन्ड के अधीन होंगे वो भी हम जो है स्वास्थ्य विभाग को दे देते हैं। हाँ, जिस जगह पे जो है पोस्ट ही नहीं है। हेलो, पवन दीक्षित इस खबर पे फोन लाइन पे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, राजकीय मेडिकल कॉलेज के जो पास आउट छात्र हैं अब उनकी तैनाती की जा रही है ताकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके और यात्रा के मार्गों पर उन डॉक्टर की तैनाती की जा सके ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। क्या कुछ पूरी जानकारी पवन? बिल्कुल केके, आपको बता दें कि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस कड़ी में एक बड़ा कदम है और चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से और अभी सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों से, चाहे वो हल्द्वानी हो, श्रीनगर हो, अल्मोड़ा हो या फिर दून मेडिकल कॉलेज हो, इन सभी मेडिकल कॉलेजों से जो बॉन्डधारी जो चिकित्सक हैं, MBBS जो छात्र हैं, जो MBBS पास आउट होने के बाद में उनको दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है। वो 267 ऐसे चिकित्सक हैं जिनको अब दूरस्थ क्षेत्रों में जो बॉन्ड के अधीन उनको तैनाती दी जाएगी।
वो दुर्गम क्षेत्रों में जो बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, उनको दुरुस्त करने में सफलता हासिल होगी। इससे कहीं कहीं जो दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक और बेहतर होंगी। तो वहीं पर्यटन सीजन को देखते हुए, तीर्थयाटन सीजन को देखते हुए, चार धाम यात्रा के दौरान जो यात्रा रोड पर जो हेल्थ पोस्ट बनाए गए हैं, उनमें भी उनकी सेवाओं से आने वाले तीर्थयात्रियों को फायदा होगा। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति सरकार चिंतित है, सरकार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने का दावा है, उसमें भी कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को गति मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होंगी। लोगों तो पवन ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या ये जो डॉक्टर्स की तैनाती की जा रही है, ये केवल चारधाम यात्रा के समय तक के लिए की जा रही है या बाद में भी उनकी ड्यूटी, उनकी नौकरी वो उसी तरह से लगातार कंटिन्यू रहेगी? आपको बता दें कि क्योंकि भी बाउंडधारी डॉक्टर्स होते हैं जो कि आगामी 5 वर्षों तक के लिए प्रदेश के अंदर दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए बॉन्ड भरते हैं और उसके बाद में उनको एमबीबीएस में दाखिला मिलता है। और वो डॉक्टर्स जिनकी फीस सरकारी फीस होती है, जो कि जो डोनेशन की जो फीस होती है, जो सेल्फ फाइनेंस की या जो मेडिकल की जो फीस होती है, उससे काफी कम होती है। वो सरकार इसीलिए उन डॉक्टरों की फीस कम लेती है ताकि वो प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रदेश की जनता के लिए सेवाएं दे सके। अब वहां से पास आउट होने के बाद में उनको जितने वर्ष का बॉन्ड भरा गया है, उतने वर्षों तक पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। यदि वो उस समय अपनी सेवाएं नहीं देते हैं प्रदेश सरकार के अधीन, तब उनको जो बॉन्ड में जो शर्तें हैं उसके आधार पर उनको फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जहां एक और चारधाम यात्रा, क्योंकि यात्रा सीजन शुरू हो रहा है और ऐसे समय में नए चिकित्सकों की अगर नियुक्ति होती है तो यात्रा रूट पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो बेहतर होंगी। और उसके बाद में भी जब तक का उनका बॉन्ड है, चाहे वो 5 साल का है, चाहे वो 10 साल का है, यदि उसके बाद में भी सरकारी सेवाओं में अगर डॉक्टर नौकरी करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया पवन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। पिछले साल डेंगू संक्रमण इस कदर बढ़ गया था कि स्वास्थ्य विभाग को बेड और अन्य व्यवस्थाओं के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल भी खड़े किए गए थे, जिसको देखते हुए इस साल राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को देखते हुए उनकी रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन जारी कर दी। आपको बता दें कि जिला अधिकारियों और सीएमओ को 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार डेंगू और चिकनगुनिया रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने फर्स्ट फ्यू जो बूंदाबांदी अभी हुई है उसी के में चलते जो है हमने टाइमली इस बार डेंगू और चिकनगुनिया के संबंध में एसओपीज जारी किए हैं। और ये एसओपीज ना सिर्फ रिस्पेक्टिव डीएम्स को और सीएमओस को बल्कि बाकी जो नगर निगम इत्यादि हैं उनको भी हमने ये इन एसओपी से अवगत कराया है। इसमें 3-4 बातें हमें प्रमुखता से रखी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमने सोर्स रिडक्शन की बात कही है, जो एक प्रिवेंटिव मेजर है। और इस बात पे भी एम्फसाइज किया गया है कि पानी को कहीं किसी भी जगह पे एक साथ एकत्रित ना किया जाए। और जो इनमें लार्वे पनपते हैं, जहाँ स्टैग्नेंट वाटर होता है वहाँ जहाँ पे लार्वे पनपते हैं वहाँ पे सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हमने हॉस्पिटल्स को भी निर्देशित किया है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स रखें और आइसोलेशन वार्ड्स भी तैयार करें। और प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे एक माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमने संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अवगत कराया है। 50-50 घर का एक जोन बना के उनमें देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी अब हद से ज्यादा गुजरती जा रही है। देहरादून में एक निजी स्कूल ने अपने 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चों को बिना माता पिता की अनुमति के 7 से 8 किलोमीटर दूर मधुबन बापू धाम में बनी अपनी नई शाखा में भेज दिया, जिसके विरोध में पिछले 3 दिनों से
छठी और 7वीं कक्षा के छात्रों के माता पिता स्कूल गेट के बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन माता पिता की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद अभिभावक स्कूल में मौजूद सभी छात्रों के माता पिता से धरने में शामिल होने के लिए बोल रहे हैं। यही नहीं, अभिभावक सोशल मीडिया पर भी स्कूल के खिलाफ अपनी मांग उठा रहे हैं। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों में रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। यही नहीं, स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहित समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वे 10 मई से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया और बीजेपी पर धावा बोल दिया। वहीं बीजेपी नेता विनोद चमोली ने कहा कि शासन को जो पत्र स्थानीय लोगों की तरफ से भेजा गया उस पर सरकार पहले जांच कराएगी, उसके बाद ही तथ्यों के आधार पर कोई कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और व्यापारियों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यहाँ के बेरोजगारों को चारधाम यात्रा से ही जो है कुछ उम्मीदें रहती है, उस समय उनका कुछ काम धाम चल जाता है। लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ के बेस रुद्रप्रयाग में आप देखिए कि वहाँ के जिला प्रशासन की मनमानी देखने में आई है, जो है बिना बताए लोगों के जो है अस्थायी ठिकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है बल प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से जो है वहाँ पर जिस तरीके से दर्शनों के मामले में जो है मनमानी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर इससे जो है व्यापारियों में भी आक्रोश है और निश्चित तौर पर अगर प्रशासन को कुछ सुधार करने हैं तो व्यापारियों को जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए, तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। लेकिन जो है आप विश्वास में किसी को लेते नहीं और मनमानी जो है अपनी मर्जी थोप देते हैं। डीएम को बताना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव है, किसके दबाव में